11 मार्च 2011 दुनिया के लिए यह दिन एक सामान्य शुक्रवार था, लेकिन जापान के लिए यह दिन एक भयानक ट्रेजेडी में बदल गया। और ये तो बस शुरुआत थी। अचानक एक विस्फोट हुआ और इसके बाद ऐसी तबाही शुरू हुई जिसकी गूंज सिर्फ जापान तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया। 9 मार्च 2011 हादसे के 2 दिन पहले पहली चेतावनी के संकेत मिलने लगे। सुबह 11:45 पर जापान के सनरिको कोस्ट पर 9.2 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आया, जिसके कारण इमारतें, सड़कें, ऑफिस सब कुछ हिलने लगा। ये भूकंप बेहद शक्तिशाली था, लेकिन जापानियों के लिए भूकंप कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ये देश हर महीना औसतन 85 पर भूकंप महसूस करता है। फिर भी उस दिन का भूकंप ने एक ऐसा चेतावनी दी। उसी स्थान पर उस दिन 3 बार भूकंप आया और हर बार 6.0 मैग्नीट्यूड का था। इसके बाद लोगों का लाइफस्टाइल फिर से नॉर्मल हो गया। बाजार खुल गए, कर्मचारी अपने काम पर लग गए और छात्र स्कूल लौटने लगे। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह बस एक भयानक विनाश से पहले प्रकृति का खामोश चेतावनी था। 11 मार्च 2011 दोपहर 2:45 पर जापान के भूकंप चेतावनी देने से पहले ही इंस्ट्रूमेंट में भूकंप मेजर कर लिया गया। तुरंत पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी जारी कर दी गई। हाई स्पीड ट्रेनों को बंद कर दिया गया, फैक्ट्रियों के मशीनों को बंद कर दी गई और स्कूल के छात्रों को खुले आसमान के नीचे लाने का निर्देश दिया गया। फिर भी जापानी इसे पहले की तरह सामान्य भूकंप मान रहे थे, लेकिन तभी जमीन जोर जोर से कांपने लगी। दोपहर 2:46 पर पैसिफिक ओशन में उत्तर पश्चिम दिशा में 18 मील की गहराई पर 9.1 मैग्नीट्यूड का मेगाथ्रस्ट भूकंप आया। इसका केंद्र तोहोकू क्षेत्र के ओसाका द्वीप से लगभग 45 मील पूर्व में था। ये इतना शक्तिशाली था कि पूरे जापान में इसे महसूस किया गया। सबसे अधिक असर फुकुशिमा, इवाते, इबाराकी और तोचिकी क्षेत्र में पड़ा। भूकंप के बाद लोगों को लगा कि सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन असली डिजास्टर तो अब शुरू होने वाली थी। समुद्र का पानी धीरे धीरे जापान के मेजर आइलैंड होन्शु को निगलने लगा। भूकंप से कई आधुनिक इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई और पुराने इमारतें ताश की पत्तों की तरह बह गई। तेल रिफाइनरी में आग लग गई, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान कोस्मो ऑयल रिफाइनरी को हुआ, जो लगभग 1 सप्ताह तक जलती रही। भूकंप से लगभग 200 लोगों की मृत्यु हुई और भारी आर्थिक नुकसान हुआ, जिसकी अनुमानित लागत लगभग $200 बिलियन थी। लोगों को लगा कि शायद वे बच गए, लेकिन समुद्र के नीचे एक और भयानक आपदा आकार ले रही थी। कुछ मिनट बाद समुद्र का जलस्तर सामान्य रूप से बढ़ गया। मियागी की ओर 33 फीट और इवाते फुकुशिमा की ओर 25 फीट ऊंचा लहर आगे बढ़ रही थी। उस स्थानों पर लहरों की ऊंचाई लगभग 130 फीट तक पहुंच गई, यानी 12 से 13 मंजिला इमारतें के बराबर। इमारतें, पुल, बंदरगाह, सड़कें सब कुछ नष्ट हो गई। जहाज तो शहर के अंदर घुस गए और एयरपोर्ट पर एरोप्लेन कागज की नाव की तरह तैरने लगे थे। लेकिन डिजास्टर यहीं खत्म नहीं हुई। फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट पर सुनामी का पानी चढ़ गया। 19 फीट ऊंची समुद्री दीवार भी नाकाम साबित हुई। जनरेटर नष्ट हो गए, बिजली चल नहीं रही थी, कूलिंग सिस्टम बंद हो गया, रिएक्टर तेजी से गर्म होने लगे। रेडिएशन के खतरे को देखते हुए सरकार ने पहले 3 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, अंत में जाके 20 किलोमीटर का रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित किया। लगभग 2 लाख लोगों को अपने घर को छोड़ना पड़ा। 12 मार्च 2011 को हाइड्रोजन बम एक्सप्लोड होने के कारण रिएक्टर क्षतिग्रस्त हो गए थे, यानी डैमेज हो गए थे। इसके बाद 14 और 15 मार्च को भी और विस्फोट होते हैं, जिसके कारण रेडिएशन फैलने लगा। स्थिति कैनिबल से भी अधिक खतरनाक हो सकती थी। तभी 50 साधारण कर्मचारी आगे आए। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर रिएक्टर को ठंडा करने और मेल्टडाउन रोकने का फैसला किया। 1 महीने के संघर्ष के बाद 20 मार्च को नियंत्रित किया जा सका। यदि फुकुशिमा को नियंत्रित नहीं किया जाता तो आज जापान नहीं और उसकी पड़ोसी देश की स्थिति बिल्कुल अलग होती। 2011 का तोहोकू भूकंप और सुनामी केवल जापानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी थी। इस आपदा में हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग लापता हुए, लाखों इमारतें नष्ट हो गई और कुल नुकसान लगभग $235 बिलियन का हुआ। जापान ने फिर से खुद को खड़ा किया, लेकिन मार्च 2011 का वो दिन उसके लिए हमेशा एक दर्दनाक याद बनकर रहेगा।